हेलो गाइस, ये हमारी यूनिट 6 है जिसका नाम है स्ट्रेटजीज़ फॉर यूईई। ये इसका पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट हमने यूनिट 5 में देख लिया। तो इसमें हम सर्व शिक्षा अभियान के बारे में पढ़ेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटजीज़। फिर इसमें मिड डे मील के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें ये की पॉइंट्स हैं। अब फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इसके अंदर सर्व शिक्षा अभियान प्रोग्राम एंड इट्स एसेंशियल फीचर्स। सर्व शिक्षा अभियान जो प्रोग्राम है उसके क्या क्या एसेंशियल फीचर्स हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो एसएससी है वो गवर्नमेंट्स फ्लैगशिप प्रोग्राम है। फ्लैगशिप प्रोग्राम वो प्रोग्राम होते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, मतलब जो फर्स्ट प्रायोरिटी हो गवर्नमेंट की, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, महत्वपूर्ण हो या सबसे बेहतर हो, उन्हें फ्लैगशिप योजना कहते हैं। ठीक है। और ये एसएससी जो है गवर्नमेंट का फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिससे 6 से 14 साल के बच्चों को यूनिवर्सल एक्सेस दी जा रही है एजुकेशन के अंदर। इसका एम क्या है? इम्प्रूव करना इनरोलमेंट को, रिटेंशन को, क्वालिटी को। ठीक है। इसके बाद इसका ये भी एम है कि हम इससे जो जेंडर डिफरेंसेस आ रहे हैं, जो जेंडर गैप आ रहे हैं, ठीक है, सोशल कैटेगरीज़ के बीच में जो गैप आ रहे हैं, उन सबको हम ब्रिज कर दें, उन सब के बीच में एक सेतु का काम करेंगे। एसएससी जो है वो स्टार्ट किया गया 2001 में। किसके रिकमेंडेशन पर? तो 1998 में स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसके रिकमेंडेशंस पर हमने सर्व शिक्षा अभियान को स्टार्ट किया। इसके बाद ऑल्दो द 86th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्टेड इन 2002 मेड एलिमेंट्री एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट। देखो, राइट जो था फंडामेंटल राइट, तो हमने 86th अमेंडमेंट 2002 में ही स्वीकार लिया, उसको बना दिया। लेकिन अधिनियम के रूप में जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है उसको अधिनियम बनने में 2009 तक का टाइम लगा। अगस्त 2009 में पार्लियामेंट ने इसको क्या करा, इसको एक एक्ट के रूप में लेकर आई, RTE 2009। उसके बाद इसेंशियल फीचर्स क्या है एसएससी के? तो सबसे पहले जो एसएससी है वो एक क्लियर टाइम फ्रेम दे देता है, यानी एक निश्चित समय अवधि हमें देता है जिस समय अवधि के अंदर हमें क्या करना है, अपने एम्स को अचीव करना है। सेकंड पॉइंट है रिस्पॉन्स ऑफ द डिमांड ऑफ द क्वालिटी ऑफ बेसिक। जो बेसिक एजुकेशन जो भी हमें डिमांड कर रही है उन सभी के लिए एक रिस्पॉन्स का काम करे। नहीं, जो भी हमारे सामने चुनौतियाँ आ रही हैं, जो भी हमारे सामने ऑब्स्टैकल्स आ रहे हैं, तो उनके लिए एक सल्यूशन है। कौन? एसएसए अपॉर्चुनिटी देता है सोशल जस्टिस को प्रमोट करने में बेसिक एजुकेशन के थ्रू। एक एफर्ट है जिसके थ्रू हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का, एसएमसी का, वीईसी का, विलेज एजुकेशन कमिटीज़ का, पेरेंट टीचर एसोसिएशन का, मदर टीचर एसोसिएशन का क्या कर सकते हैं, एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं अपनी एजुकेशन के अंदर। इट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिटिकल विल फॉर यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन। ये एक राजनीतिक इच्छा है। देखो, इसकी जो जड़ें हैं, रिकमेंडेशन ही किसने दिया? स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस में आई इसके रिकमेंडेशन। तो एक तरह से राजनीतिक इच्छा भी हम इसको कह सकते हैं, जो क्या कर रहे, किसके लिए? अच्छा, एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए। वेलकम्स अ पार्टनरशिप बिटवीन सेंटर, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। एसएससी जो है वो सेंटर, स्टेट और लोकल तीनों ही लेवल पर पार्टनरशिप बनाने में हेल्प करता है, पार्टनरशिप का स्वागत करता है। इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर स्टेट टू डेवलप देयर ओन विजन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। ये एक अपॉर्चुनिटी है राज्यों के लिए कि वो अपना एक एजुकेशन विजन तैयार कर सकते हैं, एलिमेंट्री लेवल पर डेवलप कर सकते हैं उसको। इट इज़ ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन दिस इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी। जब हम बात करते हैं इम्प्लीमेंट करने की एसएससी को, तो उसमें हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करें, जहाँ पर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करें। इसके बाद एसएससी जो है वो एक ऐसा अपॉर्चुनिटी हमें प्रोवाइड कराता है जिससे हम बच्चे के अंदर ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ को डेवलप कर सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एसएसए। तो सबसे पहले एम्स क्या है भाई? जो अभी आपने की फीचर्स पढ़े ना, वही यहाँ पर एम के रूप में दे रखे हैं। चलो एक बार फिर भी देख लेते हैं। ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान हमें एक यूजफुल और रेलेवेंट एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोग्राम प्रोवाइड कराता है। यहाँ पर एक लाइन इंपॉर्टेंट है कि ये जो हमें हमारा जो एम है ये कब तक है। हमने अभी पीछे पढ़ा था कि एक क्लियर टाइम फ्रेमवर्क देता है हमें एसएससी। तो
कितना टाइम, तो 2010 तक का टाइम, ठीक है। उसके बाद ये जितने भी हमारे सोशल, रीजनल, जेंडर गैप्स है उन सबको फुलफिल करता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन करता है कम्युनिटी का। इसके बाद यूज़फुल एंड रेलेवेंट एजुकेशन। यूज़फुल और रेलेवेंट एजुकेशन का मतलब है, क्या सिग्निफाई करता है, इसका अर्थ है एक ऐसा क्वेस्ट मतलब एक ऐसी सिस्टम का तलाश करना, ढूंढना, सर्च करना। एक ऐसा रेलेवेंट एंड यूज़फुल एजुकेशन का अर्थ है एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम को तलाश करना जो अलाइनेटिंग ना हो, जो मतलब अलग ना हो, और वो क्या करे, कम्युनिटी की एकता को, सॉलिडेरिटी को, कम्युनिटी सॉलिडेरिटी मतलब सामुदायिक एकता को ड्रॉ करे। तो इस तरह का हमें एक एजुकेशन सिस्टम चाहिए। और रेलेवेंट और यूज़फुल एजुकेशन का मतलब ही यही है कि हम उसको एलिनेटिंग ना कर दें, हम कम्युनिटी सॉलिडिटी को बरकरार रखें, ऐसी एजुकेशन चाहिए। ये एलो करता है बच्चों को नेचुरल इन्वायरमेंट में नेचुरल तरीके से सीखने को, जो उसकी पोटेंशियलिटी है उसको स्पिरिचुअली और उसको मटेरियली हमें क्या करना, हार्नेस करना है, शार्प करना है, ठीक है। तो ये सब पीछे वाला ही है। यहाँ पे कुछ जैसे सर्व शिक्षा अभियान रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ECCE, और उसके बाद ICDS, द फुल फॉर्म ऑफ ICDS इज इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमने इसके अंदर पढ़ी, जैसे ECCE है, ICDS है, और स्पेशल प्री स्कूल सेंटर्स हैं। तो इनको भी हमें क्या करना है, सप्लीमेंट करना है। अब है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। सबसे पहला, बैक टू स्कूल कैंप, एजुकेशन गारंटी सेंटर, अल्टरनेटिव स्कूल और बैक टू स्कूल कैंप जो हैं उन्हें 2003 तक हमने क्या कर दिया है, इंश्योर कर दिया है। बाद में हमने इसको 2005 तक बढ़ा दिया था, लेकिन स्टार्टिंग में जो बैक टू स्कूल प्रोग्राम कैंप है वो कब तक चलाया गया था, 2003 तक। टू इंश्योर दैट ऑल चिल्ड्रन कंप्लीट 5 ईयर ऑफ प्राइमरी स्कूलिंग बाय 2000। हमें इंश्योर करना है कि 2007 तक सभी बच्चे प्राइमरी स्कूलिंग कंप्लीट कर लें और 2010 तक एलिमेंट्री स्कूलिंग कंप्लीट कर लें, ठीक है। उसके बाद हमें इसमें जोर दिया गया एजुकेशन फॉर लाइफ, कि हमें जीवन के लिए शिक्षा पर बल देना है, कि बच्चा सिर्फ जॉब पाने के लिए ना पढ़े बल्कि अपनी लाइफ के लिए पढ़े, उसे अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए वो पढ़े, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया। यूनिवर्सल रिटेंशन बाय 2010 तक का टाइम फ्रेमवर्क था इसमें। उसके बाद इसमें जो हमारे स्टेट्स हैं, यूटीज़ हैं, उनकी जो लोकल स्पेसिफिसिटी है उन पर ध्यान दिया गया। ये सब हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सर्व शिक्षा अभियान एज अ फ्रेमवर्क एंड एज अ प्रोग्राम। जो सर्व शिक्षा अभियान है वो दो तरीके से, दो एस्पेक्ट से काम कर रहा है। पहला, उसके दो एस्पेक्ट है। पहला है प्रोवाइड कराता है एक कन्वर्जेंट फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट करने के लिए एलिमेंट्री एजुकेशन स्कीम को। सबसे पहले हमें ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करा रहा है। कैसा फ्रेमवर्क है, कन्वर्जेंट है, यानी कन्वर्जेंट मतलब जो सारी चीज़ें एक चीज़ पर आकर केंद्रित हो जाएं। जब हम सोच तो बहुत अलग अलग तरीके से है, लेकिन उस वो एक पॉइंट पर मर्ज करनी है हमें, ठीक है। ऐसे मतलब एक ही उद्देश्य के लिए हम कर रहे हैं। प्रोवाइड अ वाइड कन्वर्जेंट फ्रेमवर्क फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन स्कीम। सेकेंड है, एक प्रोग्राम है with budget provision strengthening vital areas to achieve universalization of elementary education। पहला हमने पढ़ लिया कि एक फ्रेमवर्क है। सेकंड, ये एक प्रोग्राम है जिसमें बजट प्रोविजंस भी दिए हुए हैं और ये मजबूती देता है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन को। तो ये था हमारा सर्व शिक्षा अभियान के दो एस्पेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक है ब्रॉड स्ट्रेटजीज ऑफ द SSA प्रोग्राम। SSA प्रोग्राम की क्या क्या स्ट्रेटजीज थी। तो सबसे पहला है इसमें पॉइंट इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, यानी संस्थागत सुधार। संस्थागत सुधार का जो मतलब है उसमें हमारे जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर हमारा जो डिलीवरी सिस्टम है उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये हमारे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म के अंदर आती हैं। इसमें जो स्टेट है, जो राज्य है, उसे एक अपना ऑब्जेक्टिव असेसमेंट तैयार करना है जिसमें उसके प्रचलित जो उसका वर्तमान में एजुकेशन सिस्टम है उसके एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, अचीवमेंट, फाइनेंशियल स्टेटस, इन सब पर फोकस करना है।
कुछ कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी डिलीवरी सिस्टम को सुधारने के लिए अपने सिस्टम में चेंजेस कर दिए हैं। सेकेंड पॉइंट है सस्टेनेबल फाइनेंसिंग। सस्टेनेबल फाइनेंसिंग के अंदर आएगा कि हम ये प्रेमिस मतलब एक प्रेमिस है, एक तर्क है इसके ऊपर बेस्ड कि जो पार्टनरशिप है, फाइनेंशियल पार्टनरशिप है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, वो लॉन्ग टर्म के लिए होनी चाहिए और वो सस्टेनेबल होनी चाहिए, यानी टिकाऊ होनी चाहिए। ठीक है। कम्युनिटी ऑनरशिप। कम्युनिटी ऑनरशिप का मतलब है कि हम इस तरह से स्कूल बेस्ड इंटरवेंशंस करें, इस स्कूल बेस्ड कार्यक्रम चलाएं जिससे इफ़ेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन हो जाए। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है विकेंद्रीकरण, यानी चीज़ों को हम अलग अलग लेवल पर हम बांट दें। जैसे जो मेन है, जो हेड है, वो तो हमारे स्कूल, मान लो एक एग्जाम्पल है कि स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं, बट हमने पावर्स को डिवाइड किया होता है कि मतलब हम प्रेयर कराने के लिए टीचर पीटीआई होते हैं, है ना, मैथ्स के टीचर अलग होते हैं, और कुछ मतलब हर चीज़ का एक अलग स्टाफ होता है। तो उससे क्या होता है, जो हमारा बर्डन है वो कम हो जाता है और जो काम है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि सारे काम प्रिंसिपल कर लेंगे, वो स्कूल भी संभाल लेंगे, मैनेजमेंट भी संभाल लेंगे और वो टीचिंग भी कर लेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ही यही है। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग। अब हम क्या करें, इंस्टीट्यूट्स की जो कैपेसिटी है उसको बिल्ड करें। इससे हम क्या कर सकते हैं कि जैसे NIEPA की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन ऑफ प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो हमें स्थापित करनी है, उनकी कैपेसिटी को हमें क्या करना है, बढ़ाना है। इम्प्रूव मेन स्ट्रीम एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। अब जो मेन स्ट्रीम एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें हमें क्या करना है, इम्प्रूवमेंट लानी है नई नई अप्रोचेस के थ्रू, और हमें क्या करना है, एफिशिएंट मेथड्स को अपनाना है। कम्युनिटी बेस्ड मॉनिटरिंग विथ फुल ट्रांसपेरेंसी। अभी हमने पीछे कुछ लेक्चर्स में पढ़ा MIS के बारे में, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में। तो EMIS भी वही है, एजुकेशनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, कम्युनिटी बेस्ड इंफॉर्मेशन के थ्रू हम डाटा तैयार कर सकते हैं। स्कूल सा माइक्रो प्लानिंग और सर्वे के थ्रू हम कम्युनिटी बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम लाएं कि कम्युनिटी का भी उसमें योगदान हो। एवरी स्कूल विल बी एनकरेज टू शेयर ऑल इंफॉर्मेशन विद द कम्युनिटी इंक्लूडिंग ग्रांट्स रिसीव्ड। मतलब जो ग्रांट रिसीविंग से लेकर जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो स्कूल को हमें इनक्रेज होना करना चाहिए, स्कूल इनक्रेज्ड हो उसके लिए कि वो सब इन्फॉर्मेशन कम्युनिटी के साथ शेयर करें। नेक्स्ट पॉइंट है हैबिटेशन एज अ यूनिट ऑफ प्लानिंग। तो हमारी यूनिट ऑफ प्लानिंग क्या हो, कि हमें किस चीज़ को एक इकाई मानकर हम प्लानिंग करें। तो यहाँ पर हमारा आंसर है हैबिटेशन। हैबिटेशन का मतलब है आवास, कि किस जगह पर, कैसी जगह पर हम रहते हैं। तो एक बार से पढ़ लेते हैं। हैबिटेशन SSC works on a community-based approach to planning with habitation as a unit of planning. Habitation plans will be the basis for formulating district plans. जो habitation है उस जगह का, उसको बेस मानकर, उसको आधार मानकर हमें जिले के लिए डिस्ट्रिक्ट प्लान तैयार करने हैं, जिला स्तरीय प्लान तैयार करने हैं। अकाउंटेबिलिटी टू कम्युनिटी। जो हमारा SSC है वो इस बात पर बल देता है कोऑपरेशन हो टीचर्स के बीच में, पेरेंट्स के बीच में, और जो स्कूल है वो अकाउंटेबल हो कम्युनिटी के लिए, समुदाय के प्रति जवाबदेह हो। प्रायोरिटी टू एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। गर्ल्स एजुकेशन को प्रायोरिटी दें। फिर स्पेशल ग्रुप्स के इंक्लूजन पर, उनके पार्टिसिपेशन पर। स्पेशल ग्रुप्स में हमने SC ST और माइनॉरिटी, या फिर हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा कुछ देवदासी करके टर्म है, उनके बच्चों की जो एजुकेशन है। ठीक है। तो जो कुछ भी माइनॉरिटी ग्रुप हैं हमारे इंडिया में, उनके लिए हमें अलग से उनके इंक्लूजन और पार्टिसिपेशन के लिए हमें प्रयास करने हैं। फिर है हमारा थ्रस्ट ऑन क्वालिटी। थ्रस्ट का मतलब होता है कि इस चीज़ पर बल देना, किस चीज़ पर दबाव बनाना। तो जो SSA है, प्रोग्राम है, वो किस पर दबाव बना रहा है, एजुकेशन की क्वालिटी पर, कि एजुकेशन जो है वो यूज़फुल हो और रेलेवेंट हो। अभी हमने पीछे पढ़ा था यूज़फुल और रेलेवेंट होने का मतलब क्या है। तो अगर आपको यूज़फुल एंड रेलेवेंट एजुकेशन का मतलब समझ आया तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। रोल ऑफ टीचर्स, कि टीचर्स का रोल कैसा होना चाहिए। क्रिटिकल एंड सेंट्रल रोल प्ले करता है टीचर, एंड एडवोकेट्स अ फोकस ऑन द डेवलपमेंटल नीड्स।
सेटिंग अप ब्लॉक रिसोर्स सेंटर्स, क्लस्टर रिसोर्स सेंटर, रिक्वायरमेंट ऑफ क्वालिटी। अब हमें क्या क्या करना है, भाई टीचर का रोल हम सभी जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल और सेंट्रल रोल प्ले करता है। फिर CRC और BRC की स्थापना की गई है। अपॉर्चुनिटी देते हैं टीचर को, टीचर डेवलपमेंट थ्रू पार्टिसिपेशन करिकुलम रिलेटेड मटेरियल। जो करिकुलम रिलेटेड मटेरियल है, मटेरियल डेवलपमेंट काम है या डिज़ाइन करना है रिसोर्सेज को, तो इन सब में हम क्या करेंगे, टीचर को भी पार्टिसिपेशन करने के लिए हम अपॉर्चुनिटी देंगे। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन प्लान्स। एज पर द SSA फ्रेमवर्क, ईच डिस्ट्रिक्ट विल प्रिपेयर अ डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन प्लान रिफ्लेक्टिंग ऑल द इन्वेस्टमेंट्स बीइंग मेड एंड रिक्वायर्ड इन द एलिमेंट्री एजुकेशन सेक्टर। अब जो SSA है वो एक इस तरह का फ्रेमवर्क तैयार करता है जिससे जो DEEP यानी डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन प्लान है, ठीक है, फाइनेंशियल नॉर्म्स अंडर सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान के अंदर जो फाइनेंशियल नॉर्म्स हैं, जो अभी हमने पढ़ा स्ट्रैटेजीज़, तो उसमें एक स्ट्रैटेजीज़ थी कि हम सस्टेनेबल फाइनेंसिंग करेंगे, तो उसके लिए कुछ नॉर्म्स भी होने चाहिए। तो सबसे पहला इसमें दिया गया है कि द असिस्टेंस अंडर द सर्व द प्रोग्राम ऑफ SSA विल बी ऑन कितने परसेंट, जो हमारा 9th पंचवर्षीय प्लान था, 9वीं पंचवर्षीय योजना थी, उसके अंदर 85:15, 85 शेयर होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का और 15% शेयर होगा स्टेट गवर्नमेंट का। 5 सालों के लिए ये प्लान किया गया। उसके बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना में 75% शेयर होगा सेंट्रल का और 25% शेयर होगा स्टेट का। इसके बाद वाले जो पंचवर्षीय योजना आएंगी उसमें जो शेयर है SSA के लिए, जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट है या पार्टनरशिप है, वो 50-50 हो जाएगी। 50-50% सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का शेयर बनेगा। नेक्स्ट है हमारा, द स्टेट गवर्नमेंट्स विल हैव टू मेंटेन देयर लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एलिमेंट्री एजुकेशन एज, एक मतलब एक तरह से एक आइडल स्टेटमेंट दी गई कि जो हमारे राज्य सरकारें हैं वो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट को जैसा वैसा बनाए रखेंगी जैसा 1999 से 2000 के बीच में उन्होंने इन्वेस्ट किया, ठीक वैसा ही वो लेवल मेंटेन करके रखेंगी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वुड रिलीज फंड्स, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो रिलीज़ करेगी फंड स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए, यूनियन टेरिटरीज़ के लिए। कब करेगी, only be released after the previous installment of central government and state share has been transferred to the state implementation society। राज्य की जो इम्प्लीमेंटेशन सोसाइटी है, जब तक स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट से जो फंड मिला है, जब तक वो इम्प्लीमेंटेशन सोसाइटी को ट्रांसफ़र नहीं कर देगा तब तक उसको अगला फंड नहीं दिया जाएगा। ठीक है, स्टेट को सारी चीज़ें हैंड ओवर करनी है इम्प्लीमेंटेशन सोसाइटी को, यानी जो भी उसका डिपार्टमेंट है जहाँ पर उस फंड की नीड है वहाँ ट्रांसफ़र कर दे, उसके बाद उसको नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट दी जाएगी। ये वाले पॉइंट हमने पढ़ लिया। इसके बाद यहाँ पर है एग्जिस्टिंग schemes of elementary education of the department except National Bal Bhavan and NCTE will converge after the 9th plan। जो हमारा 9th पंचवर्षीय प्लान आएगा उसके बाद जितने भी स्कीम्स चलाई जा रही हैं एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर वो सारी कन्वर्ज हो जाएंगी। द नेशनल प्रोग्राम, जो हमारा मिड डे मील है, वो रिमेन आ डिस्टिंक्ट इंटरवेंशन, वो एक विशिष्ट कार्यक्रम की तरह ही फूड ग्रेन और जो भी स्पेसिफाइड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो सब मतलब देता रहेगा, वो सब सेम चलता रहेगा जैसे अब चल रहा है, लेकिन बाकी सारी जो स्कीम्स हैं वो सब मर्ज हो जाएंगी। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, फूड ग्रेन और ट्रांसपोर्ट। फूड ग्रेन जो है वो दिया जाता है सेंटर के द्वारा, यानी जो मिड डे मील का खर्चा है इसमें फूड ग्रेन तो सेंटर देगा, और जिसमें ट्रांसपोर्टेशन की लागत है और उसको बनाने में जो लागत है या फिर जो उसका स्टाफ है मिड डे मील जो तैयार कर रहा है उसकी सैलरी वगैरह वो सब देगा कौन, स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद
डेवलपमेंट ऑफ स्कूल एंड अदर रिलेटेड फैसिलिटीज़। अब हम बात करें स्कूल के डेवलपमेंट के और उससे रिलेटेड जो फैसिलिटीज़ हैं उनकी, तो यहाँ पर एक पॉइंट है कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो प्रीडोमिनेंटली स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी गई है। इसके बाद स्टेट आर नाउ एबल टू यूज़ द एडिशनल रिसोर्सेज टू फाइनेंस इन्फ्रा। जो अब स्टेट हैं उन्हें भी मतलब ये अधिकार है या उन्हें भी ये छूट है कि वो अपने रिसोर्सेज को, एडिशनल रिसोर्सेज को, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को, टीचर्स को अपॉइंट करने के लिए, ठीक है, यूज़ कर सकता है। उसके बाद एसएसए हैज़, जो हमारा एसएसए है वो फिज़िकल और ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी के कारण जो अपना टारगेट है उनको पूरा नहीं कर पाया। स्पेशली किन एरियाज़ में? क्लासरूम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेक्स्ट बुक, टीचर अपॉइंटमेंट एंड टीचर ट्रेनिंग। अगर हम इन की एरियाज़ की बात करें तो एसएसए अपने फिज़िकल और ह्यूमन रिसोर्स की कमी के कारण पूरा नहीं कर पाया है। इसके बाद इंटरवेंशंस क्या क्या हैं? इंटरवेंशंस के दो मतलब हो सकते हैं, एक तो हस्तक्षेप या फिर कार्यक्रम। तो एसएसए के अंदर क्या क्या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं? सबसे पहले अल्टरनेट एंड इनोवेटिव एजुकेशन, AIE। AIE का मतलब है अल्टरनेट एंड इनोवेटिव एजुकेशन इज़ वन मेजर इंटरवेंशन ऑफ एसएसए टू प्रोवाइड एक्सेस टू ऑल इनोवेटिव एजुकेशन, अल्टरनेटिव एजुकेशन। कोई बच्चा फॉर्मली नहीं कर पा रहा है तो नॉन फॉर्मली तरीके से कर ले, तो इससे क्या होगा? एक्सेस मिलेगी बच्चों को, ठीक है। और जो हमारे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हैं, डिप्राइव्ड ग्रुप हैं, उनका पार्टिसिपेशन भी इंश्योर होगा। मार्जिनलाइज्ड मतलब, डिप्राइव्ड मतलब जो वंचित समूह है। इसके बाद है सिविल वर्क्स। सिविल वर्क्स के मतलब है लोक सेवा कार्य। इसका द सिविल वर्क कंपोनेंट इज इम्पॉर्टेंट अंडर एसएसए। अंडर दिस कंपोनेंट दिस इज मासिव इन्वेस्टमेंट अप टू द लिमिट 33% ऑफ टोटल बजट। जो एसएसए का टोटल बजट है, एसएसए का जो टोटल बजट है उसका 33% हम किस में लेंगे? सिर्फ सिविल वर्क्स में। सिविल वर्क्स के अंदर आ जाएंगे, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो गई या फिर मतलब जो हमारा बिल्डिंग बनाने से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जो क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर जो बिल्डिंग है वो बच्चों को रिटेंशन या फिर बच्चों को एसएसए के ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करने में या फिर उनको अचीव करने में हेल्प करती है कहीं ना कहीं, ठीक है। और ये दोनों ही कि बच्चा एक्सेस ले और बच्चा रिटेंट करे उस जगह पर, ये दोनों ही ऑब्जेक्टिव हैं एसएसए की। इनोवेटिव एक्टिविटीज़ चलाई जाए, जैसे हम कुछ इनोवेटिव स्कीम्स चला सकते हैं, जैसे हमने चला रखी है ECCE, गर्ल एजुकेशन, SC/ST एजुकेशन, कंप्यूटर एजुकेशन। इस तरह के हम इनोवेटिव स्कीम्स लाएं ताकि बच्चा और इंटरेस्टेडली पार्टिसिपेट करे एजुकेशन के अंदर। उसके बाद है रिसर्च एंड इवेलुएशन। रिसर्च एंड इवेलुएशन के अंदर फॉलोइंग एक्टिविटीज़ आर प्रपोज्ड अंडर द इंटरवेंशन। इसमें क्या क्या आएंगे कि हम एक रिसोर्सेज का एक पूल बना दें, ठीक है। प्रोवाइड करें रेगुलर जनरेशन ऑफ कम्युनिटी बेस्ड डाटा, कि हम कम्युनिटी बेस्ड डाटा रेगुलरली हम क्या करें? जनरेट करें, हम रेगुलरली हम उसको बनाएं। कंडक्ट करें अचीवमेंट टेस्ट को, इवेलुएशन स्टडीज़ को, अंडरटेकिंग रिसर्च एक्टिविटीज़। तो ये सारे हमारे क्या हैं? यहाँ पर है कंडक्ट कोहॉर्ट स्टडीज़। कोहॉर्ट का मतलब होता है यहाँ ग्रुप, यानी हम ग्रुप स्टडीज़ को क्या करें? कंडक्ट करें। हम अपने एजुकेशनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम EMIS जो है उसे हम क्या करें? उसमें जो एक्सपेंडिचर हमारा लग रहा है, हमारा जो खर्च लग रहा है उसको भी हम यानी बनाए रखें, या फिर हम इसमें बोल सकते हैं कि सही जगह पर हम उसे खर्च करें। अब है स्कूल ग्रांट। स्कूल ग्रांट के अंदर जो 2000 रुपये वॉज गिवन टू स्कूल अंडर दिस प्रोजेक्ट। आउट ऑफ द स्कूल ग्रांट 1000 रुपीज़ वॉज गिवन फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ स्कूल लाइब्रेरीज एंड द रेस्ट मनी। इसमें 2000 रुपये दिए जाते हैं। यहाँ पर अब ये गिवन नहीं है कि मंथली या ईयरली, मेरे ख्याल में ये मंथली होगा।
और 2,000 रुपये दिए जा रहे हैं, जिसमें से 1,000 जो है वो स्कूल लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ पर खर्च होंगे, और बाकी का जो 1,000 है वो हम जो हमारे फंक्शंस मतलब जो हमारे पास इक्विपमेंट है वो अगर नॉन फंक्शनल हो गए हैं तो हम उनको फंक्शनल बनाने में, यानी ख़राब हो गए तो हम उसको ठीक करने में हेल्प करेंगे, 1,000 रुपये यूज़ में लेंगे, और स्कूल ब्यूटिफिकेशन में, रिपेयरमेंट में, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, इन सब चीज़ों को ठीक कराने में हम इन एक बाकी के 1,000 रुपये का यूज़ करेंगे। टीचर ग्रांट दी जाते हैं, हर महीने टीचर्स को 500 रुपये ईच टीचर को दिए जाएंगे। ये हिंदी वाली बुक में गलत है, उसमें प्रत्येक विद्यालय लिखा है, जबकि सही है प्रत्येक टीचर को 500 रुपये दिए जाते हैं, जिससे वो TLM बना सकता है, या फिर जो उसका जो प्रोसेस है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, उसको किस तरह से इंटरेस्टिंग बनाना है, उसमें जो भी खर्च आए या कुछ उसको लाना हो अपने क्लास के लिए वो ले सकता है। फिर टीचर ट्रेनिंग में इन सर्विस और प्री सर्विस ट्रेनिंग दी जाती है SSA के अंदर, ताकि टीचर अपने आप को अपग्रेड कर पाएँ, अपनी पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव कर पाएँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक ये है, रिसोर्स ग्रुप आर स्ट्रेंथन एट ऑल लेवल, सेपरेट रिसोर्स ग्रुप फॉर ईच सब्जेक्ट। अब हमने क्या बना दिए हैं कि रिसोर्स ग्रुप बना दिए हैं, रिसोर्स पर्सन लगभग 300 से 350 रिसोर्स पर्सन पर डिस्ट्रिक्ट हमने खड़े कर दिए हैं, ताकि वो एक्टिविटीज़ करे या फिर वो सपोर्ट करे टीचर्स को, और हमारा जो डिलीवरी सिस्टम है वो इम्प्रूव हो। तो प्रत्येक ज़िले में 300 से 350 रिसोर्स पर्सन RP हमने खड़े कर दिए हैं। इसके बाद आता है डिस्टेंस एजुकेशन। अब जो बच्चे नहीं जा पाते हैं फॉर्मल एजुकेशन में, वो क्या कर सकते हैं, वो डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम की हेल्प ले सकते हैं। जो DEP है ये SSA के अंदर ही आता है, और इसको स्पॉन्सर्ड करती है MHRD। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है DEP की डिस्टेंस एजुकेशन की, वो इंडिया में दी गई है किसको, इग्नू को। इग्नू का नाम सबने सुना होगा, इग्नू में ही होता है डिस्टेंस एजुकेशन, हम ओपन से पढ़ाई कर सकते हैं, है ना, इस तरह की चीज़ें। तो इसमें क्या होता है, पहले टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, जो भी चीज़ें, जो भी ऑफिसर्स DEP में इन्वॉल्व हैं उनको एम्पावर किया जाता है। उसके बाद मल्टीमीडिया पैकेज, जैसे सेल्फ लर्निंग मटेरियल देंगे हम बच्चों को, ऑडियो वीडियो प्रोग्राम्स, रेडियो ब्रॉडकास्ट, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, इस तरह की चीज़ों के थ्रू हम बच्चों को टाइम टू टाइम सप्लीमेंट भी करते रहते हैं, और बच्चे की जो एजुकेशन है वो भी स्मूथली चलती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम के अंदर 4 इम्पोर्टेंट फैक्टर्स आर आइडेंटिफाइड फॉर अचीविंग द गोल ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल। 4 हमारे क्या हैं, फैक्टर्स हैं जो हमें एजुकेशन फॉर ऑल के गोल को अचीव करने में हेल्प करेंगे। पहला है एक्सेस टू एजुकेशन, फर्स्ट क्या है हमारा, एक्सेस टू एजुकेशन। दूसरा है एनरोलमेंट, थर्ड है रिटेंशन, और फोर्थ है अचीवमेंट। एक्सेस, एनरोलमेंट, रिटेंशन और अचीवमेंट, ये 4 फैक्टर्स हैं जो अचीव करने में, गोल को अचीव करने में हमारी हेल्प करते हैं। मिड डे मील जो है इन चारों ही चीज़ों को, इन चारों ही ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करता है। मिड डे मील के थ्रू एक्सेस हो रही है, बच्चे की रिटेंशन हो रही है, और बच्चे का एनरोलमेंट हो रहा है, जो पुअर फैमिलीज़ है वो एनरोल करा रहे हैं इसके लिए अपने बच्चे को, और अचीवमेंट भी आ रही है, बच्चे की जो न्यूट्रिशनल नीड्स हैं वो भी पूरी हो रही हैं। तो इस तरह की जो स्कीम्स हैं ये हेल्प करती हैं एजुकेशन फॉर ऑल के लक्ष्य को अचीव करने के लिए। Education due to inability of their parents to send them to school because of their poor economical status। कुछ हमारी फैमिलीज़ ऐसी हैं जो अपने बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन नहीं दिलवा पा रही, क्योंकि उनके ऊपर इकोनॉमिकल जो उनका स्टेटस है वो इतना कमज़ोर है कि वो अपने बच्चों को स्कूल की बजाय फाइनेंशियल बर्डन उन पर डाल देते हैं। मतलब स्कूल भेजने की जगह वो क्या करते हैं, लेबर में अपने बच्चों को लगा देते हैं, ताकि फैमिली को भी हेल्प मिले। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस तरह के पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को नहीं भेजते स्कूल्स, मीन्स नॉट इनकरिंग एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन ऑल्सो। सिर्फ इसलिए नहीं भेजते कि उन पर बर्डन बढ़ जाएगा, बल्कि इसलिए भी भेजते हैं ऑल्सो डिप्राइव देम ऑफ सम मनी विच
देयर चिल्ड्रन वुड हैव अर्न, कि अगर उनका बच्चा स्कूल नहीं जाएगा तो उनका बच्चा क्या करेगा, अर्न करेगा बाय डूइंग लेबर, काम करके अर्न करके लाएगा। तो इस वजह से वो अपने बच्चों को फाइनेंशियल बर्डन के चलते स्कूल में नहीं भेज पाते हैं। दैट बीइंग द एटीट्यूड ऑफ दिस इकोनॉमिकल बैकवर्ड पेरेंट्स, one way perhaps to motivate the parent and children was to bring their children to school by providing food and nutritional needs। कि अगर यहाँ पे पीछे एक स्टोरी भी है कि किस तरह से जो कामराजन है तमिलनाडु के जो सीएम थे, उन्होंने किस तरह से उनके माइंड में ये ख्याल आया कि हमें इस तरह का कोई प्लान शुरू करना चाहिए। तो उसी स्टोरी में यही है कि एक बार वो एक बच्चा है और वो उस बच्चे से बोलता है कि आप यहाँ पे काम क्यों कर रहे हो, आप स्कूल क्यों नहीं जा रहे। तो वो बच्चा उन्हें रिप्लाई करता है, क्या आप स्कूल में मुझे खाने के लिए दोगे। तो तब उनके माइंड में क्वेश्चन आता है कि क्यों ना हम ये स्कीम या इस तरह का कोई प्रोजेक्ट शुरू करें। तो तब तमिलनाडु में उन्होंने 1995 में इसकी शुरुआत की, और हम आगे देखेंगे इसको और डीपली। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 अक्टूबर 1995 को लॉन्च कर दिया था। उस टाइम पे मिड डे मील जो स्कीम है इसका नाम था नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन। इसी को मिड डे मील प्रोग्राम भी बोला जाता है। अब इसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं, तो इसमें सबसे पहला जो प्रोविज़न है वो प्राइमरी क्लासेस के लिए। स्टार्टिंग में क्या था कि जो प्राइमरी क्लासेस हैं उन्हें 3 kg पर मंथ हम वीट गेहूँ देंगे, और 3 kg देंगे और 10 महीने के लिए देंगे। जो हम हॉलीडे वेकेशंस जो पढ़ते हैं 2 महीने, उनको हटा के बाकी के 10 महीने हर महीने हम 3 kg उसको क्या देंगे, गेहूँ देंगे। और किन बच्चे को 3 kg गेहूँ मिलेगा, जिसकी अटेंडेंस 80% हो, जिसकी अटेंडेंस 80% होगी उन बच्चों को मिलेगा। उसके बाद क्या हुआ, जो एपेक्स कोर्ट है, एपेक्स का मतलब होता है जो चीज़ टॉप पर होती है, यानी कि इस चीज़ की चोटी। इसका एपेक्स कोर्ट का मतलब है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने 28 नवंबर 2001 को 28 नवंबर 2001 को ये डायरेक्ट कर दिया कि जो स्टेट गवर्नमेंट है या फिर यूटीज़ हैं वो मिड डे मील को प्रोवाइड करेंगी एक प्रिपेयर्ड मील के रूप में। कि मतलब वो पहले तो हम बच्चों को रॉ मटेरियल दे रहे थे, सिर्फ गेहूं दे रहे थे, लेकिन बाद में 2001 में यानी 6 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप प्रिपेयर्ड फूड दीजिए बच्चों को। अब इस प्रिपेयर्ड फूड के लिए अलग प्रोविजंस होंगे, जैसे इसमें बोला गया कि 300 कैलोरी का भोजन आपको बच्चों को देना है पर डे। उसके बाद 8 से 12 ग्राम इसमें क्या होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए ईच डे। और ये खाना जो प्रीपेड फूड है ये 365 में से 200 दिन, यानी जो भी कार्य दिवस 200 ही कार्य दिवस होते हैं प्राइमरी स्टेज पर अगर बात करें तो 200 वर्किंग डे होते हैं। तो 200 दिन हमें बच्चों को मिलना चाहिए 300 कैलोरी का खाना, और 8 से 12 ग्राम उसमें क्या होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए। इस पैराग्राफ में यही है। इसके बाद तमिलनाडु की जो स्कीम है मिड डे मील स्कीम, उसको बेस्ट बोला जाता है। यहाँ पर एक पर्सन का नाम गिवन है, आई थिंक ये तमिलनाडु से रिलेटेड होंगे, डॉक्टर MG रामचंद्रन। इन्होंने कोशिश करी, डिसाइड करा कि हम इस स्कीम को क्लास 10 तक क्या कर देंगे, यूनिवर्सलाइज कर देंगे। और ये बात बहुत कम लोगों को पता होगी, लेकिन ये बात बहुत ज़रूरी है जानना कि जो ये स्कूल फीडिंग की जो शुरुआत है वो पौंडीचेरी से हुई थी 1930 में। सबसे पहले पौंडीचेरी में ये शुरुआत हुई स्कूल फीडिंग की, और 1930 में ही हो गई थी, आज़ादी से पहले। ये बहुत कम लोगों को लेस नोन रियलिटी है, जो बहुत कम लोगों को पता होगी। अब वही स्टोरी जो हमने पीछे देखी कि के कामराज थे, उनके दिमाग में ये आइडिया कैसे आया कि हमें बच्चों को देना चाहिए, भोजन देना चाहिए स्कूल में। तो एक बार उन्होंने देखा एक बच्चा बिजी था अपने गायों में, अपनी बकरियों में। उन्होंने से पूछा, वाई आर यू डूइंग विद दीज काउ, वट आर यू डूइंग विद दीज काउ, आप क्या कर रहे हो इन काउ के साथ, आप स्कूल क्यों नहीं जाते। उसने तुरंत जवाब दिया, इफ़ आई गो टू स्कूल विल यू गिव मी फूड टू ईट, अगर मैं स्कूल जाऊँगा तो क्या आप मुझे दोगे खाना खाने के लिए। आई कैन लर्न ओनली इफ़ आई ईट, उसने बोला कि मैं सिर्फ तभी पढ़ सकता हूँ जब मैं खाऊंगा। ठीक है, बिना खाए बिना भोजन किए तो पढ़ा भी नहीं जाएगा, बात भी सही थी। तो इस तरह से उनके माइंड में ये आइडिया आया। ठीक है, कुछ स्टेट्स थे
जैसे गुजरात हो गया उसने 1980 में, केरला हो गया, केरला में 1995 में कुक्ड फूड दिया जाने लगा, मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, इन राज्यों में भी इस तरह के प्रोग्राम चलाए जा रहे थे। 28 नवंबर 2001 को जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने तो डायरेक्शन दे ही दी, लेकिन बहुत सारे स्टेट ऐसे थे जो इस चीज़ का विरोध कर रहे थे, ठीक है, वो अपोज कर रहे थे कि रेसिस्ट कर रहे थे, रेसिस्ट करने का मतलब विरोध कर रहे थे इस सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को। लेकिन अंत में 2005 के आते आते इसको पूरी तरह से सारे स्टेट द्वारा मान लिया गया। तो इस यूनिट को हम यहीं पे स्टॉप करें, बाकी इसमें कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं है। जो आगे स्टोरी है इसमें भी यही चीज़ें गिवन है। अगर पीएम का नाम पूछ रहे तो नरसिम्हा राव हमें याद रखना है कि 1995 में नरसिम्हा राव ने इस प्रोजेक्ट को क्या करा, इस प्रोजेक्ट का स्वागत करा और इसको यूनिवर्सलाइज करने की बात कही, ठीक है। तो इसमें भी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है।